नमस्कार साथियों, मैं मुरली विश्वा मार्गदर्शन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम आपके लिए पूरी लूसेंट सब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं, जो आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी सफलता में रामबाण साबित होगी। दोस्तों, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोगों को भारत का इतिहास देखना है, और भारत के इतिहास में भी हम बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास की। यहाँ मैं भारत के इतिहास के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि इतिहास की एक बेसिक समझ जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, इतिहास है क्या? सबसे पहले तो हिस्ट्री में आपके लिए आसान शब्दों में यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि आमतौर पर जो हिस्ट्री है उसको हम थोड़ा अलग करके देखेंगे। हमने हाई को अलग कर दिया और स्टोरीज को अलग कर दिया। दोस्तों, जब हम किसी से भी मिलते हैं, किसी का भी अभिवादन करते हैं, तो मिलने के क्रम में सबसे पहले हम उन्हें हाय करते हैं। तो बस यही हाय यानी एक मिलन आपका एक कहानी से होने जा रहा है, एक स्टोरी से होने जा रहा है। इसीलिए जिस स्टोरी से आप मिलने जा रहे हैं उसको हाय कीजिए। तो कौन सी स्टोरी है हिस्ट्री? कौन सी स्टोरी है? तो यह बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो हम स्टोरी को देखेंगे, जिस स्टोरी को देखेंगे, वो स्टोरी दरअसल मानव की है, मानव की। अब मानव में भी जिस स्टोरी को हम देखने जा रहे हैं उसके दो पक्षों को देखेंगे। पहला मानव का उद्भव, और दूसरा इसका विकास। तो मानव के उद्भव और उसके विकास की जिस कहानी से हम परिचित होने जा रहे हैं, उसी को यहाँ हम हिस्ट्री के रूप में देखेंगे। तो आइए हिस्ट्री को हम लोग देखें। सबसे पहले भारत के बारे में एक जो बेसिक जानकारी है उसे हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है ये भारत। हमारा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। यानी भारत का उत्तरी विस्तार को अगर हम देखते हैं तो हिमालय तक आएंगे, और दक्षिण में अगर विस्तार देखते हैं तो हिंद महासागर यानी समुद्र तक यह फैला हुआ है। यह एक उपमहाद्वीप के रूप में काम करता है। उपमहाद्वीप ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जो एक देश से ज़्यादा लेकिन एक महाद्वीप से कम हो, इस बीच की स्थिति को ही उपमहाद्वीप कहते हैं। इसीलिए भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में काम करता है। चलिए आगे देखें। तो हम लोगों ने देखा कि भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में यह समुद्र तट तक फैला हुआ है। भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष नाम कहाँ दिया गया है, तो महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है भारत को। महाकाव्य दो प्रकार के हैं हमारे यहाँ, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। इसमें भी जो आदि महाकाव्य है वो महाभारत नहीं होकर के रामायण है, और आदि कवि हमारे वाल्मीकि हैं। तो वाल्मीकि आदि कवि के नाम से जानते हैं उन्हें, और उन्होंने जो पहले महाकाव्य की रचना की उसे रामायण कहते हैं। तो दो महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। इन स्रोतों में हमारे देश को भारतवर्ष के नाम से रेखांकित किया गया है। इसका जो अर्थ होता है भारतों का देश, याद रखेंगे, भारतवर्ष का अर्थ भारतों का देश। यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था, ये इंपॉर्टेंट है। भरत क्या था? एक प्राचीन कबीले का नाम। आप जानते हैं कि आर्य जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया उन्होंने, तो 5 कबीलों के साथ उन्होंने प्रवेश किया था। उसी 5 कबीलों में से एक कबीले का नाम भरत कबीला था। आगे देखें दोस्तों, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, तो यहाँ भारत के विभिन्न नाम आपको दिए जा रहे हैं जो पूछे जा सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। एक नाम जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप, यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। एक मैथोलॉजी ये है, एक मान्यता ये है कि ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे।
कहा जाता है कि उन्हें बोलने में स का उच्चारण करने में कठिनाई आती थी, इसीलिए वो सिंधु की जगह हिंदू बोला करते थे। खैर, इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, लेकिन प्राचीन ईरानी इसे हिंदू कहते थे। प्राचीन ईरानी क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा, यानी सिंधु नदी हमारा आइडेंटिफिकेशन बनता चला गया। यूनानी इसे इंदे, देखते हैं, यूनानी लोग इसे इंदे, तो कौन बोलते थे इंदे? यूनानी। अरब इसे हिंद। मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा हमारा देश। और यह जो हिंदुस्तान शब्द है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। फारसी शब्द हिंदू, हिंदू एक फारसी शब्द है, इसी से हिंदुस्तान बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, तो यूनानी लोग इसे इंदे के आधार पर, आप देखेंगे कि मेगास्थनीज ने इंडिका के नाम से पुकारा है और अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला हमारे भारत देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कहने का मतलब यह है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला एक विभाजक के रूप में काम करती है, जो संपूर्ण भारत को उत्तरी और दक्षिणी भारत में बांटने का काम करती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ भाषाओं की, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती है और उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोली जाती है। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है, भारत की जनसंख्या का निर्माण, इसमें विभिन्न नस्लों का योगदान है। तो प्रमुख नस्ल को हम देख लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है पॉलियो मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय। तीसरा है काकेसायड, ये एशिया और यूरोप के सीमा क्षेत्र में के जो लोग थे, काकेसायड के नाम से जानते हैं। और निग्रोइड, निग्रोइड के साथ साथ मंगोलियाइड। तो ये प्रमुख नस्ल हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पॉलियो मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलियाइड। इन प्रमुख नस्लों को याद रखना है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हीं 5 नस्लों के मिश्रण से हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में, तो अब भारतीय इतिहास की अध्ययन, तो इसकी सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तो हम लोग जानते हैं। आगे देखें, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार को, जर्मन इतिहासकार, नाम क्या है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस, क्रिस्टोफ सेलियरस। ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। अब आइए दोस्तों, प्राचीन भारत। दोस्तों एक और चीज़ जो इतिहास के लिए काफ़ी बेसिक चीज़ है, उसको समझेंगे हम लोग यहाँ, कि ये जो इतिहास है, ये कोई कहानी नहीं है।
इतिहास और कहानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर को समझ लेना आवश्यक है। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन इतिहास काल्पनिक नहीं हो सकते हैं। बल्कि प्रमाणों पर आधारित होते हैं, बल्कि प्रमाणों पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इतिहास में से प्रमाण निकाल दें तो इतिहास का प्राण ही निकल जाएगा, अर्थात प्रमाण ही इतिहास का प्राण है। इतिहास का प्राण है। इस बात को याद रखेंगे और इस कंसेप्ट से अगर इतिहास और कहानी के बीच संबंध स्थापित करना हो तो ये बात याद रखेंगे कि प्रत्येक कहानी इतिहास नहीं है, प्रत्येक कहानी इतिहास नहीं, लेकिन प्रत्येक इतिहास कहानी अवश्य होती है। प्रत्येक इतिहास कहानी होती है। दोस्तों, क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो फ्रेंडली नहीं हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं इस तरह से आपके लिए ला रहा हूँ। तो प्राचीन भारत में आपने देखा कि जो प्रमाण है, यानी जो स्रोत हैं, स्रोत और प्रमाण एक ही चीज़ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्रोत या प्रमाण। और अगर स्रोतों के आधार पर देखें तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं। स्रोत दो प्रकार के, एक को कहते हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब है लेखन से, इसका संबंध लेखन से है कि किसी लिखित स्रोत के माध्यम से हम इतिहास के किसी समय विशेष, काल विशेष की घटनाओं को जान पाएं, तो ऐसे स्रोत साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत, पुरा मतलब होता है पुराना, तत् मतलब कोई भी वस्तु, यानी किसी भी क्षेत्र के उत्खनन के पश्चात